हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम केमिकल रिएक्शन से। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे एज वेल एज दूसरी बुक्स में से भी जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको साथ साथ डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही एनटीएसए ओलंपियाड में जिन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होता है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो मेरी वीडियो को अपने ध्यान से सुनना है, नोट करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज जस्ट मीन चेंजेस। हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारी चेंजेस टेक प्लेस करते हैं। लेट्स सपोज केमिकल चेंजेस की ही हम बात करते हैं। हमने एक एप्पल लिया, उसको काट के रख दिया। शुरू में उसका कलर पेल येलो था, बाद में वो टर्निश इनटू द रेडिश ब्राउन कलर। नाउ दैट इज अ चेंज इन कलर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कलर में चेंज आ रही है। समटाइम्स कोई सब्सटेंस है, सॉलिड एंड लिक्विड, जब उनको मिक्स किया जाता है तो वहां से गैस प्रोडक्शन हो जाता है, तो फिजिकल स्टेट में चेंजेस आ जाती है। दैट इज चेंज इन फिजिकल स्टेट। अभी इसी केस में हमने रेफर किया कि सॉलिड लिक्विड को या समटाइम्स टू लिक्विड्स को मिक्स करते हैं और गैसियस प्रोडक्शन आ जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। इफ यू ऐसी चेंजेस आप देखते होंगे जिसमें टेम्परेचर वेदर डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज नॉर्मली कंबंशन रिएक्शन आप अपनी डेली लाइफ में देखते ही हैं कि उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर एकदम से राइज अप कर जाता है। और वैसे भी हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनमें टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। एंड इन सम केसेस जैसे मिल्क लिया, उसमें हमने लेमन मिक्स कर दिया और उसको हीट किया, तो क्या हो जाएगा, दूध फट जाता है। फटने के बाद उसमें दाने बन जाते हैं विच इज कॉल्ड एज अ पीपीटी। तो ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, दीज आर व्हाट अबाउट द चेंजेस। और इन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर फर्स्ट पॉइंट क्या था, कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स है जिसके द्वारा आपको पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। टेम्परेचर चेंज, फिजिकल स्टेट में चेंजेस, कलर चेंजेस, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है कि सिंपल हमारे पास एनसीईआरटी में फर्स्ट पॉइंट ही उन्होंने दिया हुआ है कि हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई। ऑक्सीजन से रिएक्शन कैसे करवाई, हमने उसको हीट किया। हीट करने के बाद वो एकदम से डेजलिंग फ्लेम व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसको भी हम आगे करेंगे। तो ये जो रिएक्शन उन्होंने दिया है, यहाँ पर 2 सब्सटेंसेस मिलकर और न्यू सब्सटेंस बना रही है। इट इज आल्सो सेड एज केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या आएगी, व्हेन 2 or more substances react together to form a new substance, it is called as a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड के ऊपर मेंशन किया जाता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो राइट साइड के ऊपर मेंशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है या इसकी क्यों जरूरत पड़ी। अब देखिए, मैंने लिखना है मैग्नीशियम, सो आई राइट मैग्नीशियम combined with oxygen to form magnesium oxide. तो इट इज अ बिग सेंटेंस, देख रही है, और बार बार इस इक्वेशन को लिखना पड़े तो दैट इज क्वाइट टफ। इतनी लेंथी स्टेटमेंट को रेफर करना, बार बार लिखना, या समटाइम्स रिएक्शन इससे भी लार्ज होते हैं तो उसको एक शॉर्टकट तरीके में लिखना इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्वेशन।
तो उसमें हम क्या करेंगे कि मैग्नीशियम की जगह उसका सिंबल यूज करेंगे, ऑक्सीजन की जगह उसका सिंबल यूज करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह उसका सिंबल यूज करेंगे। उसका फार्मूला, सिंबल नहीं कहेंगे हम उसको, उसका फार्मूला यूज करेंगे। तो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। मीन्स व्हेन अ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। तो ये होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। जैसे अभी पहले यहाँ पर लिखा हुआ था Mg प्लस O2 फॉर्मेशन ऑफ MgO। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर 2 लगाया। वाई? बिकॉज जो शुरू में लिखी हुई थी वो बैलेंस नहीं थी। कोई भी रिएक्शन या कोई भी इक्वेशन तभी वैलिड होती है जब वो बैलेंस्ड हो। तो अब हम देखते हैं हाउ यू कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो शुरू में हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी होती है या यू कैन से जो अनबैलेंस्ड होती है, तो बेटा उसको हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। दैट इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। आपके पास एक लॉ है जो आप शुरू से पढ़ते आए हो, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ हमें क्या कहते हैं? दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अदर फॉर्म। मीन्स क्या होता है कि आपके पास जो भी केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना जरूरी है। तो अगर वो इक्वल नहीं है, इट मीन्स आपकी इक्वेशन वैलिड नहीं है। सो इट इज कंपल्सरी कि आप जो भी इक्वेशन ले रहे हो दैट शुड बी बैलेंस, तभी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो अप्लाई होगा। तो हमने अब सीखना है कि हम एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किस तरह से करेंगे। तो इसका एक सिंपल फार्मूला हमारे पास होता है, दैट इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। मीन्स ट्राई करते रहो और जब आपको लगे कि ये रिजल्ट आ सकता है, दैट इज हिट कर दो उसके ऊपर। उसके लिए आपने मेन 2 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को शुरू में बैलेंस नहीं करोगे। आई सेड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा बाद में बैलेंस किया करो। सेकेंड पॉइंट, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो, कोई भी एलिमेंट जिसकी संख्या आपके पास सबसे ज्यादा हो उसको आपने पहले बैलेंस करना है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, मैंने ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को नहीं पहले बैलेंस करना, तो मेरे पास सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? Fe की। दैट इज प्रेजेंट 3 टाइम ऑन द राइट साइड। तो लेफ्ट साइड के ऊपर भी 3 टाइम होना चाहिए। तो मैंने इसको सेकेंड स्टेप में क्या कर दिया, 3 Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। आपने ये 3 सिंबल इसके आगे डालना है, इसके पैर में नहीं डालना, बिकॉज पैर में डालने का मतलब होता है आप शो कर रहे हो उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म। Fe3 एज ए मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करता, तो इस तरह से नहीं लिखना। सो नॉर्मली आपने क्या करना होता है, ये जो नंबर्स होते हैं ये आपने इनके स्टार्टिंग में ही मेंशन करने होते हैं। तो अब हमारा Fe बैलेंस हो गया। उसके बाद रह गया आपके पास ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हम इनमें से कोई भी ले सकते हो या ज्यादा बेटर है, जिसकी संख्या ज्यादा हो उसको अज्यूम करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास कितना है, 4 टाइम्स, और इस तरफ कितना है, 1 टाइम। सो मल्टीप्लाई विद 4, 3 Fe प्लस 4 H2O, फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4 प्लस H2। ये आपका बन जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो कि आपकी क्या चीज बैलेंस नहीं आ रही। तो हमारे पास क्या बैलेंस नहीं हो रहा, Fe बैलेंस है, आयरन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस्ड, लेफ्ट इज बट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम बैलेंस कैसे करें,
तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर वेदर आप हाइड्रोजन काउंट कर लो या आपको यहाँ पर भी H2 लिखा है, यहाँ पर भी H2 लिखा है, हम H2 काउंट कर लेते हैं। तो H2 यहाँ पर कितने 4 टाइम, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 4 टाइम। तो क्या आ गया हमारे पास 3Fe प्लस 4H2O, फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4 प्लस 4H2। एक और बात माइंड में रखिए कि ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है जब भी आपने काउंट करना है कि हाइड्रोजन कितने हैं, तो मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने टाइम प्रेजेंट है, दैट इज 8 टाइम्स। तो इस तरह से विद इन 4 स्टेप आपने अपनी इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट, समटाइम्स कंपल्सरी रेफर कर देते होती है कि जो भी आप केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रहे हो उसके साथ फिजिकल स्टेट रेफर करो। फिजिकल स्टेट के लिए हमारे पास सिर्फ 4 सिंबल हैं। कौन से? S, L, G, AQ। S सॉलिड, L लिक्विड, G गैस, AQ मीन्स एक्वस, मीन्स जो सब्सटेंस है उसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। तो सिंबल हमने जो है उसको ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन करेंगे। इट इज सॉलिड, पता ही है, वाटर वेल नोन है, दैट इज लिक्विड, आयरन ऑक्साइड इज सॉलिड एंड दिस इज लिक्विड। तो ये हमारे पास कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। एक और इक्वेशन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये टर्म समझ आ जाए। हमारे पास उन्होंने एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपके पास, रेफर कर दिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब माइंड में रखिए कि जो भी गैसेस होती हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं, इससे आपको रिएक्शन करना इजी हो जाएगा। तो अगर आपको हाइड्रोजन लिखा है तो आप उसको H2 लिखो, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, मीन्स जब भी इस तरह के नाम दिए जाएं तो उसको आपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही देना होता है। क्लोरीन इज आल्सो ए गैस, सो रेफर एज Cl2। हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स HCl। अब इसको बैलेंस करना है। आई थिंक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर का सिंबल पता चल गई, कंपाउंड का फार्मूला पता है, तो आप इसको बैलेंस कर ही दोगे बड़ी इजीली। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम। इसमें तो संख्या भी इक्वल है तो मुझे ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली पुट हियर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, दे आर रेफरिंग सोडियम। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फिजिकल स्टेट रेफर करने के लिए रेफर किया जाता है। तो H की फिजिकल स्टेट क्या होगी, दैट इज गैस। Cl2 की फिजिकल स्टेट क्या होगी, गैस। HCl की फिजिकल स्टेट दैट इज लिक्विड। तो ये आप फिजिकल स्टेट पुट कर दे। अगर आपको कंफर्म ना हो तो गलत नहीं लिखना, आप ना लिखें, दैट इज बेटर। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि दैट सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब दोबारा हाइड्रोजन है तो क्या लिखेंगे, दैट शुड बी H2। इसको बैलेंस करने हैं। देखिए सोडियम इटसेल्फ बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, क्या रह गया हमारे पास, ओनली हाइड्रोजन। तो सीधा डायरेक्ट अब पता ही है हाइड्रोजन के ऊपर ही आएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास क्या है 1 और ये 3, और यहाँ पर क्या है 2 टाइम। अब 2 से 3 तो आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने कहा है कि ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या करते हैं 4 टाइम पर आ जाते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। ठीक है जी, 2 into 2 दैट इज 4। ये ऑलरेडी 2 है, ये 1 है, इसको 2 बना दे, 2 और 2 4। समझ रहे? अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर पुट करती 2 बैलेंस 8 तो ये फिर ओड में ही पड़ा रहता। तो इसको मत छेड़ो, हम यहाँ पर 2 अप्लाई करेंगे। ऐसा करने से क्या हो गया, हमारे पास सोडियम 2 टाइम बन गया, इस तरफ नहीं है तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। अब इसको चेक करो, इज दिस बैलेंस? अगर बैलेंस है देन इट्स ओके।
ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई। 2 टाइम सोडियम, 2 टाइम सोडियम, 2 टाइम ऑक्सीजन, 2 टाइम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज 4 टाइम, दैट इज आल्सो 4 टाइम। तो आपके पास एनसीईआरटी प्रदीप्स में बहुत सारी इस तरह की बैलेंस करने के लिए इक्वेशंस दी हुई है। बैलेंस करनी कंपलसरी है बेटा जी, तो आप उनको करके देखो। अगर कोई डाउट है तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। एज वेल एज अगर आपको कंपाउंड का फार्मूला किस तरह से मान लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट रेफर कर दिया तो उसका जैसे फार्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस। अब ये कैसे आया, अगर इस तरह से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक सेंड कर रही हूँ, वो आप वहां से चेक कर सकते हो कि किस तरह से फार्मूला हमने बनाना है। अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, दैट इज एडिशन रिएक्शन इज अनदर नेम। एडिशन दैट मीन्स 2 + 2 = 4। तो वैसे ही हमारा केमिस्ट्री में एडिशन या यू कैन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। हमने 2 सिंपलर सब्सटेंसेस को ऐड करना है, कंबाइन करना है, एज ए रिजल्ट उससे न्यू सब्सटेंस, अ सिंगल न्यू सब्सटेंस फॉर्म करनी है, विच इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When 2 or more substances react to form a new substance, it is known as chemical combination reaction. It is known as chemical combination reaction. इसके लिए आपके पास सिंपल एक एग्जांपल है, दैट मैग्नीशियम रिबन व्हेन कंबाइन विद ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन होती है जब उससे कंबाइन करते हैं तो इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जब ये बर्न करता है तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। एक आपके पास और क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ करना होता है विद द सैंड पेपर। रीजन क्या होता है कि जो मैग्नीशियम है दैट इज वेरी रिएक्टिव इन नेचर, वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और उसके ऊपर एक व्हाइट लेयर आ जाती है ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो उसकी बर्निंग में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करती है। इसलिए जरूरी है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग करनी हो तो उससे पहले उसको जरूर साफ करें। वन मोर थिंग कि मोस्टली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो कंबंशन रिएक्शन होते हैं। जितने भी बर्निंग प्रोसेसेस है वो मोस्टली, आई सेड मोस्टली, क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एज ए रिजल्ट उन सभी में क्या होगा, हीट प्रोडक्शन, दैट मीन्स दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो ये आपने फैक्टर्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग अबाउट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में हमने क्या कहा था, 2 + 2 = 4। अब कहेंगे 4 change into the 2 + 2 means a bigger compound change into the simpler one. The reaction in which a single compound break down to form 2 or more simpler substances, that is called as the decomposition reaction. So here is a simple example, calcium carbonate. Calcium carbonate का अपने नाम याद रखने हैं, that is known as a limestone. It when heated change into the CaO, that is the calcium oxide, and CO2. ये आपको पता है फिजिकल स्टेट में मैंने साथ में रेफर किया, इट इज सॉलिड एंड CO2 इज अ गैस। यहाँ पर आप वेदर हीट रिप्रेजेंट कर सकते हो, या ये ट्राइंगल का जो साइन मैंने रिप्रेजेंट किया है इट इज आल्सो स्टैंड फॉर द हीटिंग इफेक्ट। तो CaCO3 a big compound change into the simpler substances on heating, so it is called a decomposition reaction. एंड मोस्टली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं दे रिक्वायर्ड हीट, मींस एंडोथर्मिक। जैसे हमने कहा कंबंशन वाले होते हैं एक्सोथर्मिक इन नेचर, तो ये मोस्टली क्या होते हैं, एंडोथर्मिक इन नेचर। इनको किसी ना किसी फॉर्म में हीट चाहिए होती है। तो वो हीट किस तरह से वो ऑब्टेन करते हैं, ऑन दैट बेसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप। One is known as thermal decomposition, second electrolytic, and last is photo decomposition. Thermal, electrolytic and photo. सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे that is known as thermal decomposition. Means जहाँ पर energy in the form of heat is required. उसकी सबसे सिंपल एग्जांपल तो ये मैंने पहले ही लिखी है, ये भी आपको पता ही है हमने क्या चीज यूज की यहाँ पर, हीटिंग इफेक्ट।
तो ये भी एग्जांपल किसकी है, थर्मल डिकम्पोजिशन की। अनदर एग्जांपल इज लेड नाइट्रेट चेंज इनटू द लेड ऑक्साइड NO2 and O2 गैस। हियर इज PB स्टैंड फॉर लेड, तो ये कंपाउंड हमारा क्या बन गया, दैट इज नोन एज द लेड नाइट्रेट। रिएक्शन आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जब हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एनी NTSE ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं, तो दे आर नॉट जस्ट आस्किंग फॉर द इक्वेशन, दे आर रेफरिंग कि विच कलर चेंजेस टेक प्लेस। तो जब भी इस रिएक्शन को करना है आपने कलर जरूर याद रखनी है। लेड नाइट्रेट इज ऑफ व्हाइट कलर, इट चेंज इनटू द येलो कलर। लेड ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, येलो कलर का। और साथ में जो ये गैस प्रोड्यूस होती है इट इज ऑफ ब्राउन कलर, सो वी आर रेफरिंग इट प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स। एक चीज और माइंड में रखो कि जब भी हमारे पास गैसियस फॉर्मेशन होती है तो हम उनके साथ अपवर्ड एरो का साइन देते हैं। ये ऑप्शनल है, देना है दे सकते हैं, नहीं देना नहीं दे सकते, लेकिन जब आपको दिया हो तो आपको मीनिंग पता चले कि इट इज गैसियस इन नेचर, सो उसके लिए हम अपवर्ड एरो का साइन देते हैं। और जब हमारे पास पीपीटी फॉर्मेशन होती है तो वी यूज डाउनवर्ड एरो साइन, अपवर्ड एरो फॉर द गैसियस स्टेट एंड डाउनवर्ड एरो फॉर द वट पीपीटी फॉर्मेशन। फिर इज वन मोर रिएक्शन जो हम इसके साथ ही करते हैं, आपने उसको भी याद रखना है, दैट इज ऑल्सो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज FeSO4। जब इसको हीट अप किया जाता है, ट्राइंगल साइन अभी हमने मेंशन किया, स्टैंड फॉर द हीटिंग इफेक्ट, तो ये चेंज हो जाता है इनटू Fe2O3, याद रखना है, प्लस SO2 एंड SO3 गैस। अब आप देखते हो S भी डबल टाइम है, आयरन भी डबल टाइम है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 2। अब ऑक्सीजन को काउंट करके देख लो, आपको पता चल जाएगी कि ऑक्सीजन हमारे पास लेफ्ट साइड पर भी 8 है और राइट साइड के ऊपर भी 8 ही होती है। नेक्स्ट हमने अभी मेंशन किया कि हमें कलर्स जरूर माइंड में होने चाहिए। तो बेटा जी जो फेरस सल्फेट होता है, एक तो चीज ये माइंड में रखो कि इनफैक्ट ये होता है FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं हाइड्रस स्टेट। पहले उसको हीट अप करते हैं, जो उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है दैट इज 7 वाटर मॉलिक्यूल, वो रिमूव हो जाते हैं, उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो रिमूव हो जाती हैं। फिर लेफ्ट क्या रह गया, एनहाइड्रस। ये क्या है हमारा, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। तो ये जो फेरस सल्फेट हमारे पास है इट इज ऑफ ग्रीन कलर, क्या माइंड में रखना है, दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। और Fe2O3 ये आपको पता ही है, रस्ट में भी हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, तो रस्ट का कलर आपके माइंड में होगा, वही यहां पर आप रेफर कर दो, दैट इज नोन एज अ रेडिश ब्राउन कलर। और SO2 गैसेस के लिए आपने माइंड में रखना है कि जब इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करते हो तो इसमें से बड़ी गंदी स्मेल, यू कैन से पंगेंट स्मेल विच इज रोटन एग स्मेल भी रेफर करती है, वो प्रोड्यूस होती है। तो दैट इज जब भी इस तरह की स्मेल प्रोड्यूस हो इट मीन्स इट स्टैंड फॉर SO2 गैस। तो ये आपने कलर माइंड में रखने हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम करेंगे हमारी सेकेंड टाइप विच इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बहुत ही सिंपल है, वाटर लेंगे, वाटर के बीच में हम कार्बन रोड्स डालेंगे, उसको बाय बैटरी अटैच करेंगे। जब इसमें से इलेक्ट्रिक स्पार्क को क्रॉस करवाया जाएगा तो H2 और O2 गैसेस प्रोड्यूस होंगी, H2 एंड O2 गैसेस प्रोड्यूस होंगी। आपने इसको बैलेंस करना है, आपको ये आ चुका है, आप इजीली इसको बैलेंस कर सकते हो कि ऑक्सीजन 2 टाइम होनी चाहिए, तो ये आपके पास रिएक्शन आएगा। ये कैसे होता है, बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जिस अपरेटस में पानी को स्टोर करते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ वोल्टामीटर। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा होने वाला रिएक्शन।
जो रोड है उसके अराउंड ये गैसेस के बबल्स फॉर्म होते हैं। आप देखोगे कि ऑक्सीजन के जो बबल की अमाउंट है दैट इज अप्रोक्सीमेट हाफ इन कंपैरिजन ऑफ H2। वाई? बिकॉज ऑफ ये रिएक्शन आपको शो कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी आपने साथ में माइंड में रखना है। नेक्स्ट इज दैट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन से होंगे? फोटो मीन्स लाइट, जिनमें लाइट की जरूरत होगी। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी कौन सी एग्जांपल है जो हम डेली देखते हैं? दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन की, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड, तो वो भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्वाइट सिंपल है, आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज CO2 प्लस वाटर, फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 प्लस O2। अब इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर ये 12 टाइम है तो ये 6 फुट करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले C को बैलेंस करना था तो C6, यहाँ पर भी C6। जब C बैलेंस हो जाए तो H को बैलेंस करेंगे, H बैलेंस हो गया। ना ऑक्सीजन इस तरफ आप देख रहे हो 18 है, यहाँ पर हमारे पास ओनली 6 है तो इसके आगे हम 6 पुट कर देंगे। ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है कैसे होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो दैट इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक सिंपल सी हमारे पास और एग्जांपल है जो आपने करनी है, दैट इज जो फोटोग्राफिक पेपर होते हैं, जो हम शुरू में आप स्टूडेंट्स तो जानते नहीं है बिकॉज अब मोबाइल्स आ गए, तो जो पहले कैमरास होते थे उनमें एक रील यूज की जाती थी विच इज कॉल्ड एज नेगेटिव। तो नेगेटिव के ऊपर सिल्वर क्लोराइड की कवरिंग होती थी। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये ब्रेकअप कर जाता था इनटू दिस वन। अब क्लोरीन गैस थी तो Cl2 ही लिखेंगे, इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर 2, हियर इज आल्सो 2। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। यहाँ पर भी कलर चेंजेस माइंड में रखनी है। सिल्वर क्लोराइड इज ऑब्वियस है सिल्वर कलर, और जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है ये ब्रेकअप होता है तो चेंज इनटू द ग्रे कलर। सो क्वाइट सिंपल है दिस वन रिएक्शन आल्सो। तो इसके साथ ही हमारा डिकम्पोजिशन कंप्लीट होता है। AgCl दे दे, AgBr दे दे, AgI दे दे, इसी प्रकार से इनकी ब्रेकडाउन अपनी शो करनी होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेस करना, रिप्लेस करना। तो रिप्लेसमेंट कैसे हो सकती है? मैंने किसी को रिप्लेस करना है, दैट मीन्स आई शुड बी मोर पावरफुल देन अदर वन। अगर मैं उससे ज्यादा पावरफुल होंगी तभी मैं दूसरे को रिप्लेस कर सकूंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मैटर और रिएक्टिव मैटर रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मैटर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये माइंड में रखिए कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो कंपाउंड फॉर्म में होना चाहिए और जो रिएक्टिव मेटल है उसको उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगी, उसको हटा देगी, आप उसकी जगह पर वो एडजस्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपके पास सिंपल एक रिएक्शन है, बहुत अच्छा सा रिएक्शन होता है विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जिंक ले लेते हैं हम, जिंक को ग्रेनुअल फॉर्म में लेना होता है, बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेनुअल्स लेने होते हैं, और जो H2SO4 लेना है दैट शुड बी डिल्यूट। ये माइंड में रखना, ये कंडीशन होती है, ये NTSE ओलंपियाड में आपसे पूछी भी जा सकती है। तो ये आपका क्या होना चाहिए, डिल्यूट इन नेचर। तो रिएक्शन क्या होगा कि ये आपस में बातें करेंगी फर्स्ट और लास्ट। तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस रिलीज होगी, दैट इज H2 गैस। इसके लिए टेस्टिंग भी कर सकते हो कि H2 गैस जो होती है आपको पता है वो कंबस्टिबल नेचर की होती है। इसके पास अगर आप मैचस्टिक या आप सिंपली कह लो कि जलती हुई तीली को पास लेकर जाओगे तो वो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है।
तो उससे भी पता चल जाता है कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो H2 है। तो H हियर इज रिप्लेस्ड बाय द जिंक, तभी जिंक सल्फेट हमारे पास फॉर्म हुआ है। एक और ले लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो फॉर्म क्या हो जाएगा, जिंक SO4 प्लस कॉपर। ये बहुत अच्छा रिएक्शन होता है, एज इट इज ब्लू इन कलर। जब इसमें जिंक रोड को आप डालते हो तो ब्लू कलर धीरे धीरे लाइट होता जाता है और एंड जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर, बिकॉज हियर इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। इसी तरह से Fe प्लस CuSO4 आपके पास पुट कर दिया जाता है तो FeSO4 प्लस Cu होगा। इस केस में क्या होगा कि इसका कलर शुरू में क्या होगा, ब्लू। जब FeSO4 बनेगा तो अभी हमने पीछे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान किया था कि FeSO4 का कलर कौन सा होता है, ग्रीन। मीन्स ब्लू कलर धीरे धीरे ग्रीन कलर में चेंज होता है। तो वो चेंज का रीजन भी पूछ सकते हैं, तो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब थोड़ा सा एक फार्मूला बता रही हूँ जिससे आप उनके माइंड में रखें कि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो हम किस तरह से अपने माइंड में रखें कि विच मेटल इज मोर रिएक्टिव देन अदर। तो उसके लिए एक सीरीज होती है विच इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज। ये एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में भी आप देखोगे। आपको उसको लर्न करने का एक शॉर्टकट मेथड यहाँ पर दे रही हैं। अब हम कर रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए एक सिंपल सा आपके पास मेथड दे रही हैं, उसको आपने याद कर लेना है। दैट केदार नाथ का मुंशी आलू जरा फीके सेकता है। सेकता की जगह आप पकाता भी लिख सकते हो, दोनों ही टर्म यहाँ पर सूट कर सकते हैं। चा दैट इज CHAA, CHAA क्या बन गया हमारे पास, चा। तो ये मैंने वर्डिंग किस लिए लिखी, बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज इससे इजीली याद हो जाए हमारे पास। केदार मीन्स के पोटाशियम, केयर इज सोडियम, केयर इज कैल्शियम, मैग्नीज, आलू हमारा बन गया एल्यूमिनियम, केयर इज द जिंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मोस्ट ऑफ रिएक्शन में यही यूज हम कर रहे हैं। फीके मीन्स Fe आयरन, वेल नोन है आपको। यहाँ पर सेकता लिखते हो तो SN जो टिन का सिंबल होता है वो आ जाता है, या फिर TB लेड का सिंबल वो आप यूज कर सकते हो। H है के लिए H, ओके। अब आ जाता है CHAA, C का मीन होता है कॉपर, जिसके साथ अभी हमने रिएक्शंस किए थे। नेक्स्ट जो ये वाला H हमने लिखा है, इट स्टैंड फॉर मरकरी, Hg मरकरी। अब ये दो A है तो माइंड में रखो, पहले A सस्ते वाला फिर A महंगे वाला। सस्ते वाला मीन्स सिल्वर, महंगे वाला मीन्स गोल्ड, AgAu। तो जिनकी पोजीशन अपर है, टॉप पर है, दे आर मोर रिएक्टिव। जिनकी पोजीशन बॉटम के ऊपर है, दे आर लेस रिएक्टिव। मीन्स अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूं तो मैग्नीज इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो अगर इस सीरीज को आप याद कर लेते हो, वैसे ये सीरीज बहुत लेंथी होती है, +1 लेवल में आप लेंथी सीरीज भी करोगे। यहाँ पर हमने सिर्फ इतने एलिमेंट को अगर याद कर लिया तो भी हमारे मोस्ट ऑफ रिएक्शंस कवर हो सकते हैं। ये सीरीज आपको ये फार्मूले से याद करनी बहुत इजी हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आप इस सीरीज को भी यूज कर सकते हो। अब हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें डबल हो डिस्प्लेसमेंट। पहले हमने किया था डिस्प्लेसमेंट, मीन्स
जस्ट एक कंपाउंड से एक आयन को डिस्प्लेस किया गया था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स 2 आयन को हम डिस्प्लेस करेंगे। तो क्या डेफिनेशन है? द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन 2 आयनिक कंपाउंड टेक्स प्लेस। 2 आयनिक कंपाउंड होंगे, उनके आयन्स को हम डिस्प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल BaCl2 बेरियम क्लोराइड, उसको रिएक्ट कर रहे हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बना? BaSO4 एंड NaCl। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ? हम देख रहे हैं कि दिस वन सोडियम इज द आयन Na पॉजिटिव, हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम। मतलब ये सोडियम के ऊपर अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज सोचा जाए तो दैट इज 2 पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या है? बेरियम, और बेरियम पर आपको पता ही है दैट इज बेरियम 2 पॉजिटिव होता है। तो नाउ एक्सचेंज ऑफ दीज आयन टेक प्लेस मीन्स ये आयन इस प्लेस के ऊपर आ जाते हैं और ये आयन इस प्लेस के ऊपर आ जाता है। चार्जेस रिमेन सेम। तो यहाँ पर क्या बन गया? बेरियम सल्फेट, और ये क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर देते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स। दिस इज नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर मैंने एक डाउनवर्ड एरो में रिप्रेजेंट किया है, बट मेंट बाय दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसमें व्हाइट कलर के दाने बनते हैं विच इज सिंपली सेड एज प्रेसिपिटेट और PPT। इसी कारण इसका अनदर नेम भी होता है दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एक और डेफिनेशन भी आप माइंड में रख सकते हो कि व्हेन 2 लिक्विड आर मिक्स्ड, 2 लिक्विड को मिक्स किया, एज ए रिजल्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सम इनसोल्युबल सॉलिड, तो दैट इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स वी आर डूइंग आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और जब ये दोनों इकट्ठे आ जाए दैट इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स और सिंपली सेड एज रेड ऑक्स। रेड ऑक्स समझ रहे हो ना? रेड कलर का ऑक्स। तो अब हम सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं विच इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपको पता ही चल रहा है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसकी एक डेफिनेशन होती है दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। और इसके साथ ही आपने याद कर लेना है कि अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ हाइड्रोजन से रिलेटेड होगा, मींस लॉस ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में से कोई भी एक फीचर भी आपको मिल रहा है तो इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट इज ऑक्सीडेशन। तो हम एक रिएक्शन ले लेते हैं कॉपर। कॉपर कलर आपको पता ही है दैट इज रेडिश ब्राउन कलर होता है। जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं रिएक्ट विद O2 तो फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, टर्निश इनटू द ब्लैक कलर। बैलेंस कंपल्सरी है, विदाउट बैलेंस देयर इज नो केमिकल इक्वेशन। तो ये प्रोसेस क्या हुई है? कॉपर गेन ऑक्सीजन। तो कॉपर की यहाँ पर क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब क्या होता है? रिडक्शन। बिल्कुल इससे ऑपोजिट मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन और यू कैन से गेन ऑफ हाइड्रोजन। आप ऑक्सीडेशन को अच्छी तरह से माइंड में रख लीजिए, ये आपको याद करना इजी हो जाएगा। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन को यहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कलर कौन सा था इसका? ब्लैक। इसको अच्छी तरह से हीट अप कर लेना, पूरा गर्म हो। अब इसके ऊपर से H2 गैस को क्रॉस करवाना। जब आप H2 गैस को क्रॉस करवाओगे तो क्या रिजल्ट आएगा? इट विल चेंज Cu और ये ऑक्सीजन ले जाएगा, दैट फॉर्म H2O। तो CuO की क्या चेंजेस आई? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और ये कलर दोबारा से बैक हमारा क्या हो गया? रेडिश ब्राउन। यहां पर क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन। और यहां पर कॉपर ने क्या किया था? गेन ऑफ ऑक्सीजन। सो इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन।
तो ये होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक और रिएक्शन ले लेते हैं हम, जिसे हमें ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए। जिंक की हम एग्जांपल लेते हैं। तो जिंक वाले केस में क्या रेफर करें हम, जिंक ऑक्साइड प्लस सी मीन्स कार्बन। तो क्या होगा, रिएक्शन हुआ इन दोनों में और ये हमारे पास प्रोड्यूस हो गया जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हियर इज व्हाट, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। एंड हियर इज व्हाट, कार्बन गेन ऑक्सीजन। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और इफ वन रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ द प्रोसेसेस, तो उसको हमने क्या नाम देना है, रिडॉक्स रिएक्शन। एक और टर्म माइंड में रखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां पर होते हैं, जहां पर रिडक्शन प्रोसेस हो रही होती है उनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन। इसकी ऑक्सीडेशन तभी होती है जब ये ऑक्सीजन इसको डिलीवर कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंफ्यूजन ना हो तो हमने क्या दिमाग में रखना है कि जहां पर रिडक्शन हो रही है ऑन द रिएक्टेंट साइड, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अनदर नेम इज ऑक्सीडेंट। और यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट। वाई, क्योंकि इट हेल्प इन रिडक्शन। इसकी रिडक्शन तभी होगी अगर ये कार्बन ऑक्सीजन को लेकर भागता है। सो इट इज कॉल्ड रेड्यूसिंग एजेंट और आल्सो कॉल्ड रिडक्टेंट। ये दोनों टर्म्स भी आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रेड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, और सिंपली व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपके पास दी हुई हैं, उनको भी आपने अच्छी तरह से ट्राई करना है। नेक्स्ट इज क्वाइट इजी टॉपिक, दैट इज नोन एज द करोजन। करोजन इज सिंपली क्या होता है कि आपकी जो मेटल है वो धीरे धीरे खराब हो रही है, उसको भी खा रहा है, दैट इज ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू व्हाट, एयर में जो ऑक्सीजन गैस होती है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जो गैसेज होती हैं उनके साथ मेटल रिएक्ट कर रही है, एज वेल एज विद द मॉइस्चर मीन्स जो वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, उसके साथ जो मेटल है वो रिएक्ट कर रही है। वो चीजें जो हैं, वेदर एयर है या मॉइस्चर है, वो मेटल के ऊपर अटैक कर रही है और मेटल को धीरे धीरे वो खा रही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज करोजन। और उसको जब ये प्रोसेस आयरन में होती है तो हम नाम क्या देते हैं, रस्ट का, रस्टिंग। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखने हैं, रिएक्शन याद रखनी है, दैट आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो इसमें एयर में से कौन सी गैस यूज हो रही है, O2, और वाटर तो आपको पता ही है, दैट इज एक्स वाटर मॉलिक्यूल। जितना वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी उतनी रस्ट ज्यादा फॉर्म होगी, उसका कलर उतना ज्यादा ब्राउनिश आएगा। तो एज ए रिजल्ट क्या बनेगा, Fe2O3 एक्स वाटर मॉलिक्यूल। नॉर्मली आपसे रस्ट का फार्मूला पूछा जाता है तो वो आपने याद रखना है, Fe2O3 एक्स वाटर मॉलिक्यूल। और कलर कौन सा होता है, दैट इज नोन एज रेडिश ब्राउन। सेकेंड हम कर रहे हैं कॉपर। कॉपर में दोनों गैसें अटैक कर रही हैं, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, प्लस वाटर। तो हमारे पास ये कॉपर में जो करोड़ बनता है या रस्ट बनती है उसका फार्मूला है, दैट इज CuCO3.CuOH ट्वाइस, मतलब कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। इसका कलर कौन सा होता है बेटा, ग्रीन। ये आपने याद रखना है। नॉर्मली सिल्वर की हम जो भी चीजें पहनते हैं कुछ समय के बाद वो ब्लैक हो जाती हैं। तो ब्लैक होने का रीजन क्या होता है कि एयर में H2S गैस प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और वैसे तो सिल्वर बहुत कम रिएक्टिव होती है, लेकिन सल्फर के साथ वो बहुत इजीली रिएक्ट कर जाती है एंड फॉर्म अ कंपाउंड विच इज नोन एज अ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, एज ए रिजल्ट H2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई सिल्वर चेंज द ब्लैक इनटू ब्लैक कलर। तो ये आपने रिएक्शन याद रखना है कि किस तरह से सिल्वर ब्लैक हो जाती है।
अब आ जाते हैं कि इसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है, स्पेशली आयरन का। आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में एक साल में हमारे देश में से डिस्ट्रॉय हो जाता है, करोड हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है उसकी। तो जरूरी है कि हम उसका तरीका फाइंड आउट करें कि किस तरह से उसको बचाया जा सकता है। नाउ द मेथड हाउ टू प्रिवेंट द रस्टिंग। आपके पास मेन 3 मेथड हम रेफर कर रहे हैं। वन इज बाय पेंटिंग, मतलब जो भी आयरन की सब्सटेंस है उसको पेंट कर देना है। इससे वो अट्रैक्टिव भी लुक देगा और उसकी ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होगी जो उसको प्रोटेक्ट करेगी। सेकेंड मेथड इज ग्रीजिंग और ऑयलिंग। वो आपको पता ही है, आप पहले से पढ़ते आए हो, आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो। तो ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग के द्वारा भी उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाती है, जिसके कारण आयरन के जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। एंड थर्ड मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज द गैल्वेनाइजेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने क्या करना है कि आयरन के ऊपर एक ऐसी मेटल की लेयर बना देनी है जो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो, तो एयर या मॉइस्चर उसके ऊपर अटैक करेगा, आयरन सेफ रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में जिंक की कोटिंग कर दी जाती है ओवर द आयरन आर्टिकल, जिसके कारण आयरन जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। सो दीज आर सम मेथड्स जिसके द्वारा हम रस्टिंग को कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ इज अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज नोन एज अ रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होती है कि हमारे फूड में लिटिल अमाउंट ऑफ ऑयल या हाई अमाउंट ऑफ ऑयल और फैट होता है। जब उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो दैट प्रोड्यूस अ क्वाइट बैड स्मेल। दिस मीन्स जो फूड है दैट इज नाउ नॉट ईटेबल, वो खाने के योग्य नहीं रहा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट resulting into the bad smell and bad taste is known as rancidity। समझ आया कि फैट या ऑयल की ऑक्सीडेशन होने के कारण जो फूड है अब वो आपके खाने के लायक नहीं रहता, इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। नाउ अगेन वही टर्म आ जाती है कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर फूड मटेरियल फ्रॉम दीज अनवांटेड केसेस। तो उसका सबसे बेस्ट मेथड आप डेली यूज करते हो, दैट इज लेस चिप्स नॉर्मली यूज कर रही हैं। तो उनमें क्या होता है कि होते तो थोड़ी सी पीसेस ऑफ चिप्स है, लेकिन वो पूरा ऐसे भरा हुआ लगता है। वाई? बिकॉज उसमें काफी अमाउंट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है विच प्रोटेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स। सेकेंड इज दैट इज नोन एज एयर टाइट कंटेनर्स। अगर एयर टाइट कंटेनर लेंगे तो ऑब्वियस है एयर डज नॉट एंटर इन द कंटेनर और ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो कम हो जाएगी, वो रुक जाएगी। थर्ड मेथड दैट इज वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, मीन्स ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाए, तो फिर किससे रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। तो दिस इज ऑल्सो अ बेस्ट मेथड। एंड लास्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, जिसके कारण वो ऑक्सीजन अगर पैकेट के अंदर है तो वो उसको रिमूव कर देंगे, उसको एंटी कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट की उपयोग से या यूज के द्वारा भी आप रेंसिडिटी को रोक सकते हो। सो आई थिंक हैव यू एनी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओ नो, किसी ने रेज हैंड नहीं किया। आई नो कि आप सबको अच्छी तरह से समझ आया होगा। होपफुली ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आया हो। मेरी वीडियो को अच्छी तरह से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए।